नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का, जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं और जवाब भी डिमांड कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिन मनीष सिसोदिया को वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मंत्री कहते हैं, उन पर लगे शराब घोटाले के आरोपों का नया चैप्टर खुल रहा है। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली के शराब घोटाले का कनेक्शन पंजाब में आपके चुनावी खर्च से है। बीजेपी ये आरोप किस आधार पर लगा रही है, इसका खुलासा तो पार्टी ने नहीं किया, लेकिन दिल्ली में शराब नीति में कैसे गड़बड़ियां हुई, इसे लेकर पार्टी ने तर्कस से नए तीर निकाल लिए हैं। पेपर लेकर सामने आ गई आज बीजेपी का आरोप है कि आपकी सरकार ने शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की बनाई कमेटी की सिफारिशों तक नहीं मानी। इस वक्त मनीष सिसोदिया को शराब नीति के आरोपों का सीधा जवाब देने का चैलेंज भी दे रही है बीजेपी, और उनके सामने है आम आदमी पार्टी का वो आरोप जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस का आईना उन्हें देखना चाहिए। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या शराब नीति का मामला केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बन गया है? जिस पंजाब से केजरीवाल ने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाया है, क्या उस पर दिल्ली के शराब मामले का दाग लगेगा? या क्या दिल्ली में शराब से कमाया पंजाब के चुनाव में लुटाया? यही है आज पब्लिक के सवाल। सीबीआई जांच के घेरे में आई दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने मार्च 2021 में सौंपी गई एक्साइज कमेटी की ये रिपोर्ट आज सामने रखी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार शराब के होलसेल का काम अपने पास ही रखे, निजीकरण ना करे। और दूसरा रेकमेंडेशन था रिटेल का काम जो है किसी बड़ी कंपनी को ना दिया जाए। तीसरी रेकमेंडेशन रिटेल ठेके लॉटरी सिस्टम के जरिए दिए जाने चाहिए। चौथी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई, रिटेल का काम बड़ी कंपनियों को दिए गए तो कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि चारों कंपनियां मिलकर दाम ऊपर कर लेंगी और कोई कंपटीशन से इस दाम को तोड़कर नीचा नहीं कर पाएगा। आमतौर पे जब ज्यादा कंपनियां आती हैं तो कोई 10 रुपए में देगा तो दूसरा 8 रुपए में देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कंपनियां साथ मिल जाएं, 3-4 कंपनियां, और वो सारी तय कर लें कि भाई हम 10 रुपए से नीचे नहीं देंगे, तो मुनाफा तो अप होगा, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा होंगी और उनका जो गेन है वो डाउन होगा। बीजेपी का आरोप यह भी है कि कमेटी के सुझाव के विपरीत होलसेल निजी हाथों में सौंपा गया, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया, टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी शामिल कर दिया गया, शराब घोटाले से कमाई को पंजाब चुनाव में लगाया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का यह बयान। अपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके इंडिविजुअल तो दूर मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, और तो और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि शराब नीति को रद्द करने के लिए आप मजबूर हुई क्योंकि लाइसेंस पाने वाली 19 कंपनियों ने हाथ पीछे कर लिए। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने आई आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के आरोपों के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को सुनिए, आज उन्होंने क्या आरोप लगाए। 20 करोड़ रुपए
आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर है। कहा जा रहा है 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम 35 विधायक खरीदेंगे। 20 करोड़ के हिसाब से 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है कैश में, जब चाहे ले लो। कि उनके पास इतना सारा करोड़ों रुपया, हर राज्य में विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया, ये काला धन कहां से आया? आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के अपने आरोपों को धार देने के लिए अपने 4 विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई। ये 4 विधायक हैं सोमनाथ भारती, संजीव झा, अजय दत्त और कुलदीप कुमार। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने 26 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया है इस पर फैसला लेने के लिए। तो आज सवाल पब्लिक का उठता है, क्या दिल्ली की शराब नीति को पंजाब चुनाव से जोड़ना केजरीवाल की राजनीतिक विश्वसनीयता पर प्रहार है? क्या ऑपरेशन लोटस के नाम पर शराब नीति मामले की सवालों से बचा जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या शराब नीति की जांच पर अब फैक्ट्स पर बहस की बजाय राजनीतिक नूरा कुश्ती हो रही है? यही है आज सवाल पब्लिक के, और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता संबित पात्रा जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी मात्रा में आरोपों का प्रहार कर दिया आम आदमी पार्टी पे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज की बहस, मैं बताना चाहती हूं दर्शकों को भी और हमारे दोनों मेहमानों को भी कि हम 5 राउंड पे और मुद्दों के राउंड पर यह बहस छेड़ेंगे। मुद्दों के बीच में राजनीतिक अपनी रेटरिक ना करें, बल्कि सवालों का जवाब दें, तो शायद पब्लिक ज्यादा समझ जाएगी। यही मेरी गुजारिश रहेगी आप दोनों माननीय मेहमानों से। तो पहला सवाल राउंड 1 का मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा से। डॉक्टर संबित पात्रा, शराब नीति से आया पैसा पंजाब चुनाव में लगा, इस बात के क्या प्रमाण हैं आपके पास? क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी मात्रा में फायरिंग करी है आम आदमी पार्टी पे। ये पंजाब में पैसा कैसा गया, क्या आपके पास इसके डिटेल है? देखिए नाविका जी, पहली बात, क्योंकि आप पहला प्रश्न पूछ रही हैं तो अज्यूम्ड ये है कि इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि करप्शन तो भारी मात्रा में हुआ है, भारी पैसा कमाया गया है। चलिए, अगर पंजाब चुनाव में नहीं लगाया तो व्यक्तिगत रूप से खर्च किया होगा। स्वाभाविक है, एक राजनीतिक पार्टी है, किसी राज्य में चुनाव लड़ रही है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अपनाते हुए ढेरों पैसा कमा करके पंजाब में चुनाव लड़ा है, तो ये हमने एक बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपने करप्ट डील्स किए थे उसके माध्यम से जो पैसा आया आपने पंजाब में लगाए, चुनाव में लगाए, वो एक आयाम है। उसके साथ साथ दूसरे आयाम भी होंगे, व्यक्तिगत रूप में भी खर्च किया होगा, कुछ आपने दिल्ली के लिए भी रखा होगा, वहां की राजनीति के लिए। तो ये कई आयाम होते हैं जो मोटा माल कमीशन के रूप में इन शराब कंपनियों से कमाया है। आज मूल तथ्य, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा नाविका जी कि आपने जो मूल प्रश्न उठाया कि कोई रेटोरिक्स पे नहीं जाएगा, जो फैक्चुअल विषय है उन फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। मेरे प्रश्न सारे फैक्ट्स पे बेस्ड है। क्या ये हकीकत नहीं है कि एक्साइज पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, 4 एक्सपर्ट्स उसमें शामिल थे, जिसमें रवि जी जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उस समय के जो कमिश्नर थे वो उसमें एक सदस्य थे, और ये जो कमेटी बैठी थी 1 वर्ष पहले, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। चलिए, कमेटी की बातों पर मैं आती हूँ डॉक्टर पात्रा, कमेटी की सिफारिशों पर मैं आती हूँ अगले राउंड में, पर ये पंजाब का जो कनेक्शन है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया, इसके कोई तथ्य सामने नहीं है, कोई प्रमाण सामने नहीं है। ये तो वही बात हो गई जो आम आदमी पार्टी ने कही थी कि भाई फोन आया, नहीं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। चलिए, हाँ जी, ठीक है जी बताएं। देखिए नाविका जी, अभी तो हमारे जो ये सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका तो पहला हिस्सा ही आपने देखा है। बगैर तथ्य के तो हम कोई विषय सामने रखते ही नहीं है। वो कनेक्शन भी यथाशीघ्र, देखिए, पट खुलने से पहले मैं तो यहां खुलासा नहीं करूंगा, मगर वह तथ्य भी आप दो एक दिन के अंदर इंतजार करिए, वह भी रखेंगे। आज तो डिसाइड हम ये कर लेते हैं कि कितना माल कमाया,
उसके बाद किस रूट से ये पंजाब गया वह भी दिन दूर नहीं है। 2-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इंतजार कर लीजिए, कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर होगा, फिर आपके डिबेट में हम भाग लेंगे। चलिए, तो संजय सिंह जी, क्या इस पूरे एक्साइज पॉलिसी में पैसे बनाए गए? संबित पात्रा जी तो मान रहे हैं कि ये प्रूवन है कि इसमें करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और ये पैसे पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपके ही कार्यक्रम में वो पलट गए, कहने लगे कि हो सकता है पंजाब में लगाया हो सकता है व्यक्तिगत रूप से खर्च किया हो। आपके ही कार्यक्रम में पलट गए, यानी कि उनके आरोप तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद, जैसे पहले रहे वैसे ये भी है। दूसरी बात क्या कहते हैं, जांच चल रही है, आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया, पहले भी बहुत सारी जांचें कराए हो, ये भी जांच कराओ। लेकिन अभी तो आप लोग जांच अधिकारी खुद ही बन गए, सीबीआई के अफसर। अब बताता हूं क्या क्या आरोप इन्होंने लगाए। ये भारतीय खोखा पार्टी है, नाविका जी, खोखा खोखा करते हैं, देश को देते हैं धोखा और 50 खोखा में खरीदते हैं विधायक। तो अब देश को बंद करो देना धोखा और बंद करो ये खोखा खोखा। इनका खोखा चल रहा है महाराष्ट्र में। बताइए, आज ये हालत है इस पार्टी की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हाफ पैंट पहन के हिंदुस्तान बदलने आए थे, भाजपा कार्यकर्ता को कोई देखता है कहते खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। यह हालत हो गई, विधानसभा के अंदर नारे लग रहे हैं खोखा खोखा। तो अब मैं आपको बताता हूं आरोप क्या लगाया, और आपके चैनल्स पे बहुत सारी पीसी होगी, निकाल के देखिए। पहले इनके एक माननीय सांसद जी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। जब हमने कहा भैया पॉलिसी तो पढ़ लेते, कितने हजार करोड़ की है, बोले नहीं नहीं 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर हमने कहा भैया कैसे हो गया, बोले नहीं नहीं 150 करोड़ का, 144 करोड़ का घोटाला हो गया। हमने कहा भैया बताओ कैसे, बोले 30 करोड़ का घोटाला हो गया। हमने कहा भैया सीबीआई तुम्हारी एफआईआर भी करा लिया, दिखा तो दो उसमें कहां 144 करोड़ 30 करोड़ कहां लिखा हुआ है। तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, ये उसी कहानी को दोहरा रहे हैं जो 2015 में किया था। और क्या किया था, मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा। इसी तरीके से बोलते थे उस समय भी संबित पात्रा जी, बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, 7 साल हो गए कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मारा, कुछ नहीं निकला, उनके घर पे सीबीआई भेजी। 14 घंटे तक इस बार फिर सीबीआई का छापा मारा, कितना पैसा निकला, कितनी संपत्ति निकली, कितने करोड़ बरामद हुए, कितना सोना बरामद हुआ मनीष सिसोदिया जी के घर, बताइए आप देश को। कुछ नहीं निकला। फिर कहते हैं सिसोदिया जी अपनी पार्टी तोड़ के हमारे साथ आ जाओ, सारा खेल बदल देंगे। शिंदे का प्रयोग जो सफल हुआ, सिसोदिया पे वो प्रयोग फेल हुआ। इनकी पार्टी में जो आ जाता है नाविका जी, वो कट्टर ईमानदार हो जाता है। मुकुल राय पर बीजेपी आरोप लगाती है, महाभ्रष्ट, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, इनके साथ चले गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। वापस जा रहे हैं शर्मा पे पॉलिटिकल और राजनीतिक बयानों पर हम वापस जा रहे हैं, इसलिए राउंड को यहीं रोकूंगी और मैं पूछूंगी, वैसे संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी को अगर फोन गया था तो आज 4 एमएलए जो बिठाए थे आपने, चलिए उसके ऊपर मैं आती हूं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस का सवाल बाद का सवाल है, राजनीतिक सवाल है। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, अब राउंड 2 का ऑपरेशन बोगस हो गया इनका। चलिए उस पर तो आपको राजनीतिक ऑपरेशन लोटस राजनीतिक बयानों का एक चैप्टर और एक राउंड मैंने रखा है, उसमें आप लीजिएगा एक दूसरे की क्लास। लेकिन इस वक्त राउंड 2 में मैं पूछना चाहती हूं, आप सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं माना? अब ये सवाल तो जायज सवाल है और ये आज संबित पात्रा जी ने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आप मुझे ये बता दीजिए संजय सिंह जी कि ये है जांच कमेटी, जो एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उन्होंने सारे सजेशंस दिए थे, इसमें से सजेशंस माने नहीं गए। तो कमेटी बनाई थी तो क्यों बनाई थी, और अगर उन्होंने कुछ बोला था कि ये गाइडलाइंस होने चाहिए तो क्यों नहीं माने गए? ये स्ट्रेट मुद्दे की बात है, इस पर जवाब दीजिए संजय जी। अरे इतने पलटी मार आरोप ये लोग लगा चुके, कितनी बार बताया तो आपको, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 144 करोड़, 30 करोड़।
अबे पता नहीं रोज रोज कहां से नए नए आरोप, नए नए तथ्य लेके सामने आ जाते हैं। इनकी किस बात पे भरोसा करें? नहीं, जांच करने दीजिए ना सीबीआई को। आपने जांच तो दिया है, ईडी को देना चाहते हैं ईडी को दीजिए, एनआईए को देना चाहते हैं एनआईए को दीजिए, एटीएस लगाना चाहते हैं एटीएस लगाइए, एसीबी लगाना चाहते हैं एसीबी लगाइए। नहीं, पर ये जवाब तो नहीं हुआ। मैं इसमें से पढ़कर बताती हूँ, देश को ये बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स मे बी एबल टू अक्वायर रिटेल लाइसेंसेस थ्रू प्रॉक्सी ओनरशिप, यानी कि ये प्रॉब्लम है। फिर नहीं, प्रॉब्लम क्यों है? ये रिपोर्ट कह रही है, मैं कह रही हूँ स्पेसिफिक सवाल स्पेसिफिक जवाब। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप जवाब देने दे रही हैं? नहीं, आप दीजिए ना। आप जवाब देने दे रही हैं? आप, मैं कह रही हूँ, पूछा कि 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप कहां लगाया? उसका जवाब लेंगे ना। अभी डॉक्टर पात्रा से लेती हूँ। सामने वो पलट गए। अभी तो पंजाब में नहीं तो अपने पास। अभी तो कुश्ती शुरू हुई है आपके चैनल पे आके। चलिए पात्रा जी, आप ये बता दीजिए कि ये फिगर क्या है? ये भ्रष्टाचार का फिगर क्या है? 10,000, 5,000, 900, 144, 0, 30, क्या है पूरे भ्रष्टाचार का नंबर? नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से बिना किसी इंटरफेरेंस के सुना। अब ध्यान से आप मेरे तथ्यों को सुन लीजिए। मैंने किसी प्रकार से चिल्लाया नहीं। देखिए, नंबर 1, इन्होंने शुरू किया कि ये हाफ पैंट पहन के आए थे, ये खोखा पार्टी है, फलाना ढिकड़ा। देखिए, ये तो ठेका पार्टी है, ये तो ठेका से पैसा मार रहे हैं। और हाफ पैंट, हम तो कम से कम हाफ पैंट में हैं, आपकी तरह नंगे पुंगे तो नहीं हैं कि लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब जाके उनके साथ बैठे हुए हैं, गले मिले हुए हैं। पहले कैसे कैसे इनके सारे मंत्री जो है ऑटो में लटक लटक के आ रहे थे, देखो जी हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, ऑटो में लटक के आना पड़ रहा है, और वे करोड़ों खरबों रुपए मार मार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खैर हम विषय पे आते हैं। देखिए, मैं यहां पर कोई लड़ाई करने नहीं आया हूं। संजय सिंह जी बड़े भाई हैं, ज्ञानी व्यक्ति है। मैं सिर्फ 2-4 सवाल पूछूंगा। नंबर 1, संजय सिंह जी, आपने रवि जी के जो एक्साइज कमिश्नर थे उनके तत्वावधान में एक कमेटी बनाई थी कि नहीं? कमेटी ने यह कहा था कि नहीं? 2 मेजर रिकमेंडेशन। नंबर 1 रिकमेंडेशन था कि सरकार जो एक्साइज पॉलिसी बनाए उसमें कर्नाटक मॉडल को मानते हुए जो होलसेल का व्यापार है वो अपने पास रखे, उसी से सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, कभी भी होलसेल प्राइवेट प्लेयर को नहीं दीजिएगा। यह कमेटी का रिकमेंडेशन था। यह रिकमेंडेशन 1.1.1 में आप पढ़ सकते हैं, आपके पास है मेरे ख्याल से नाविका जी, और संजय सिंह जी के पास भी रिपोर्ट होगा, पढ़ लीजिए। बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि प्राइवेट हैंड्स में देना नहीं है, उससे नुकसान होगा। प्रश्न है, फिर भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट हैंड में क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा रिकमेंडेशन था कि जो आप 37 जोन्स में दिल्ली को बांटे हैं, जो रिटेल बिजनेस आप देंगे, ये आप कभी भी बड़ी कंपनियों को नहीं दीजिएगा, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, तो कार्टेल सिस्टम और मोनोपोली नहीं होगा, और इससे फायदा दिल्ली के लोगों को होगा, पैसे दिल्ली सरकार के जेब में जाएंगे। ठीक इसके विपरीत आपने क्या किया? ठीक इसके विपरीत आपने ना लॉटरी सिस्टम किया, ना इंडिविजुअल्स को दिया, आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दी। आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में लाकर आपने उनको यह ठेका दिया, जो कि मैन्युफैक्चर कभी रिटेल में नहीं आ सकता है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कभी भी ठेका नहीं दिया जा सकता है। क्या एलजी ने इसको फ्लैग ऑफ नहीं किया? एलजी ने इनको फ्लैग ऑफ किया। एक सेकंड नाविका जी, मैं कोई इधर उधर की बातें, खोखा, हाफ पैंट, चड्डी, बनियान, मैं ये सब कुछ नहीं बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। क्या यह हकीकत नहीं है कि 144 करोड़ रुपया माफ किया गया? ये जो कंपनीज थी उनकी 144 करोड़ रुपीस आपने माफ किया। क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज से 8 महीने पहले आपको एक्साइज कमिश्नर ने एक नोटिस इशू किया था, 3 सब्सिक्वेंट नोटिसेस दिए गए थे, 8-9 महीने तक आप उस पर बैठे रहे। आप नोटिस, उस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि अरे गलती हो गई, क्यों नहीं किया उस समय? क्यों बैठे रहे? क्योंकि मोटा माल आ रहा था और मोटा माल पंजाब जा रहा था। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा है और मैं इधर उधर के प्रश्न उत्तर नहीं चाहता हूं, टेक्निकल जवाब चाहता हूं। कमेटी बनाई और कमेटी का रिकमेंडेशन क्यों नहीं माना? तीनों डायरेक्ट सवाल हैं, संजय सिंह जी जवाब दे दीजिए।
हाँ, डायरेक्ट सवाल इनके अंतिम लाइन से ही शुरू करता हूं, एक एक करके जवाब देते हैं जी। पंजाब में मोटा माल कहां गया, किसके पास लगा, बताइए। आप, पूरे देश सुन रहा है आपको। कौन सी जानकारी है आपके पास? आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के कोई भी झूठा आरोप लगा देंगे। जिस गुजरात में शराबबंदी है 27 साल से, वहां पे 100 लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं, उन पे कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। 115 लोग अलीगढ़ में अवैध शराब पी के मर जाते हैं, उन पर कोई ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी। आप पहले पूरे देश को, तभी डिबेट आगे बढ़ेगी। बताइए पंजाब में किसके पास कहां गया मोटा माल? आप लोग बैठ के कुछ भी आरोप लगा देते हैं। 144 करोड़, पता है कुछ आपको? 144 करोड़, 144 करोड़। सुनिए जवाब अब आप। 144 करोड़ रुपए कोरोना के समय में लाइसेंस फीस, चूंकि दुकानें बंद थी, माफ की गई। 85 करोड़ रुपए टोल का एमसीडी ने माफ किया। कोरोना के समय में टोल वालों ने कहा लोग घरों से निकले नहीं, टोल की फीस हमें मिली नहीं, इसलिए आप हमारी फीस माफ कीजिए। आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों ने कहा आउटडोर एडवर्टीजमेंट हमारा किसी ने देखा नहीं, कोरोना के समय में हमारे आउटडोर एडवर्टीजमेंट की फीस हमें माफ कीजिए। 100 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। रेलवे मिनिस्ट्री ने तमाम फीस माफ की। कर्नाटक की सरकार ने तमाम फीस माफ की। हरियाणा की सरकार ने तमाम फीस माफ की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम फीस माफ की। एक भी ईडी सीबीआई कोई जांच हुई? 5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया। 10 लाख करोड़ रुपए आपने बैंकों का राइट ऑफ किया। आप यहां बैठ के कोई भी आरोप लगा रहे हैं, पंजाब चला गया, मोटा माल। अरे आप लोग ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रहे थे। 450 फाइलों की हमारी जांच कराई सुंगलू कमेटी से, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। सर्विसेज के मामले में 3 साल सीबीआई की जांच चलाई सत्येंद्र जैन पे, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। बोले अरे केजरीवाल का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया, उनके दफ्तर पे सीबीआई छापा मार दिया। राजेंद्र कुमार पकड़ लिए गए, 7 साल हो गया, कुछ नहीं निकला। तो आपकी बातों पे भरोसा कौन करेगा? ईडी ने 3000 छापे मारे हैं संबित जी देश भर में, 3000 छापे आपके शासनकाल में, और कन्विक्शन रेट कितना है उसका? 0.5%। और आप क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो आप देखिए कह रहे हैं 50 रुपए में दारू पिलाएंगे। आंध्र प्रदेश के चुनाव में इनके चीफ ने घोषणा की है, ये देखिए, ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। तो आप सारी चीजों पे हमसे जवाब चाहते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे की सरकार कैसे तोड़ी उसको आप नहीं बताएंगे। चलिए संबित पात्रा जी, पंजाब में कहां पैसे पहुंचे उसका एड्रेस बता दीजिए, उसका एड्रेस बता दीजिए, उसका एड्रेस बता दीजिए। पंजाब में माल कहां पहुंचा? ठीक है, मैं बताता मैं सबका एड्रेस बताऊंगा। अभी आप सुनिए शांति से। टीका जी, 2-3 मैंने प्रश्न बिल्कुल मैंने डायरेक्टली पूछा। मैंने पूछा क्या कमेटी बनाई थी, कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना, तो इन्होंने क्या कहा? आंध्र प्रदेश में वो पीपल के पेड़ के नीचे कोई 50 रुपए का दारू पी रहा था, उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं हुआ? गुजरात में सीबीआई क्यों नहीं गई? अरे मैंने तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, आप बोलेंगे तो अंग्रेजी में भी पढ़ दूंगा। प्रश्न क्या था? दूसरा मैंने पूछा कि पंजाब के विषय में, और ये मोटा माल कमाया है, ये मान गए कि चलो मोटा माल कमाया है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इन्होंने कहा, पहली बार नेशनल न्यूज चैनल में नाविका जी, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी मान रहे हैं कि 144 CR माफ किया है। इनका बस इतना ही मतलब एक्सक्यूज है। कर्नाटक ने किसी चीज में माफ किया था, फलाने जगह टोल प्लाजा ने माफ कर दिया था, महाराष्ट्र में माफ हो गया था। मुझे पूरे हिंदुस्तान में एक प्रदेश ऐसा दिखा दीजिए जहां दारू के ठेके का लाइसेंस फी और जमा रकद माफ कर दिया गया हो। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक राज्य दिखा दिया जाए जहां दारू के ठेके का पैसा और दारू के ठेके के कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके 150 के आसपास। वैसे पंजाब का एड्रेस आप बता रहे हैं, पंजाब का कर्नाटक में माफ कर दिया गया। क्या माफ किया कर्नाटक? पंजाब का एड्रेस? हाँ, पंजाब का एड्रेस। अरे पंजाब का एड्रेस तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में मोटा माल गया है। ये खुलासा भी हम करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। मैंने एड्रेस बता दिया। बड़ी बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर पंजाब का, बिल्कुल कह रहा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं। हम यहां वहां घुमाते फिराते नहीं हैं।
हम जो बोलते हैं सीना ठोक के बोलते हैं और हकीकत बोलते हैं। मेरे 3 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। कमिटी बनी थी या नहीं, कमिटी के रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना गया, और पूरे देश में कोई एक राज्य दिखा दीजिए। अभी संजय भाई ने कहा है 144 सीआर हमने माफ किया क्योंकि कर्नाटक ने माफ किया था। क्या कर्नाटक ने दारू वाले मित्रों का 144 या 150 सीआर माफ किया था? कौन से राज्य ने माफ किया है? दारू कंपनियों का कौन से राज्य ने माफ किया है? आपने अभी माना कि 144 संजय सिंह जी चैलेंज दिया है, चैलेंज पर कुछ कहेंगे कि राउंड 3 पर जाऊं? देखिए, इनकी सीबीआई इतनी कमजोर है, आज ये मान लिया इन्होंने देश के सामने कि इनको पता है संबित पात्रा जी को कि पंजाब के हेडक्वार्टर में मोटा माल गया और इनकी सीबीआई को नहीं पता। छापे 31 ठिकानों पे मारे, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नहीं गए। आप बताइए मुझे, देश के सामने आप झूठ बोल रहे हैं कि पहली बार संजय सिंह ने माना। मुझे नाविका जी अब न्याय आपसे चाहिए। संबित पात्रा तो भारतीय झूठा पार्टी के प्रवक्ता मैं जज नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं। आपके ही चैनल की फुटेज निकाल के अभी आप सुनाइए। ना 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 ना, आप अभी आप सुनाइए कि मैंने आपके चैनल पर बैठ के कई सारी डिबेट में यह बात मानी कि नहीं मानी कि एमसीडी ने भी लाइसेंस फीस माफ किया था, दिल्ली की सरकार ने भी लाइसेंस फीस माफ किया था। ये माना था कि नहीं माना था? ठीक है, मैं उसको चेक करवाती हूँ। कई डिबेट्स हैं, वो साउंड बाइट मेरी रिसर्च टीम और मेरी प्रोडक्शन टीम निकाल रही है। कहां से आया? ठीक है, लाइसेंस भी एमसीडी ने माफ किया, लेकिन दारू पर माफ किया या नहीं किया, इस बात की डिटेल मैं चेक करवाती हूं और दर्शकों के सामने रखूंगी। लेकिन राउंड 3 का सवाल, वर्ल्ड क्लास शराब नीति थी तो 19 कंपनियों ने लाइसेंस सरेंडर क्यों किया? आज ये तीसरा सवाल उठाया है बीजेपी ने। संजय सिंह जी, इसका जवाब दे दीजिए कि अगर चैलेंज तो बोल लेने दीजिए। जी बताएं। अरे सुनिए, नहीं जवाब दूंगा उनका चैलेंज। संबित पात्रा जी, क्या हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे अगर आपकी किसी राज्य सरकार ने शराब पर माफी की होगी तो? अगर मेरी बात सच होगी तो आप कर लेना, और आपकी बात सच होगी तो हम कर लेंगे। बोलो, आप बोलो, पूरा देश आपको सुन रहा है। संबित जी, मैं कहता हूं आप लोग भारतीय झूठा नहीं, मैंने आपको चैलेंज दिया है, आप पहले बताइए। ना ये भैया, ये संन्यास की बात तो बाद में है। पहले बताइए कौन से राज्य ने शराबियों के ऋण को माफ किया? मुझे दिखाइए। नहीं, मुझे दिखाइए ना, मुझे बताइए। अभी मुझे आप बताइए। आपने अभी यहाँ पर टाइम्स नाउ नवभारत में नाविका जी को साक्षी मानते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमने कोरोना के समय, भाई साहब मैं कंप्लीट कर लूं, नाविका जी ने मुझसे पूछा, पहली बार नाविका जी को साक्षी मानकर आपने ये कमिट किया है कि हमने ये पैसा जो माफ किया वो कोरोना के कारण माफ किया। एक सेकंड नाविका जी, देखिए 144 करोड़ रुपया हमने शराब कंपनियों का माफ किया कोरोना के कारण। याद करिए, यही वो आम आदमी पार्टी है जो चंद दिनों पहले जब बीजेपी ने कहा था ये कोरोना के समय माफ किया था, तो इन्होंने काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि उस समय कोरोना नहीं हुआ था, बीजेपी गलत बोल रही है, फैक्ट चेक, उस समय कोरोना नहीं हुआ था। किया था कि नहीं नाविका जी? इनके सौरभ भारद्वाज आके हमारे प्रवक्ता को घेर रहे थे, अरे उस समय कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना से पहले ये का विषय है, आप लोग गलत तथ्य रख रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कोरोना के कारण 144 सीआर माफ कर दिया। पहली बात तो है बधाई इस शो को, पहली बार न्यूज मीडिया के शो में इतने बड़े प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बात को मान लिया कि 144 सीआर हमने माफ किया है। अब बोल रहे हैं मैं संन्यास लूंगा, तुम भी संन्यास लो। मैं काहे को संन्यास लूं? आप संन्यास लीजिए। अब लुटिया आपकी डूब रही है, संन्यास मैं ले लूं, ये तो बढ़िया काम है। चलिए राजनीति में बना रहा हूं। चलिए राउंड 3 के सवाल पर आते हैं। चौथा प्रश्न है। नहीं, मेरा प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। 19 कंपनियों ने सरेंडर क्यों किया लाइसेंस? अगर इतनी ब्लॉकबस्टर पॉलिसी थी तो 19 कंपनियां छोड़कर मैदान भाग क्यों गई? संजय सिंह जी।
देखिए नाविका जी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। उन्होंने अभी आपके सामने कहा था किस राज्य सरकार ने शराब की लाइसेंस फीस माफ की। मैंने बताया हरियाणा सरकार, खट्टर की सरकार, भाजपा की सरकार। उस पे आप ना कुछ पूछ रही हैं ना जवाब ले रही हैं। मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है। की सबसे मैं भ्रष्ट जजमेंट पार्टी मैं जो 10 लाख करोड़ जजमेंट तो रुपए अगली अपने हियरिंग में ही दे पूंजीपति मित्रों का सकती माफ हूँ। करती आप है। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी अगली डेट में ही अपना नोटिस देंगे ना, और अगली डेट पर फैसला सुनाएंगे ना। अब मुझे जजमेंट के लिए कह रहे हैं, तथ्य मेरे सामने आएंगे तभी तो मैं आपको कोई जवाब दे पाऊंगी। तो मेरी रिसर्च टीम इस पर काम कर रही है संजय सिंह जी। यही चैलेंज तो दे रहे थे वो कि पहली बार माना, पहली भाई बार साहब, माना। आप लोग राजनीति में रोज एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। कोई कहता है सिर मुंडवा लूंगा, कोई कहता है कभी संन्यास ले लूंगा, राजनीति से हट जाऊंगा। आप लोगों के चैलेंज आप लोगों के बीच में, लेकिन तो जनता आपके सामने दे रहे थे। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगी। डिबेट नहीं करना चाहती, आप टोका टोकी करना चाहती। मैं डिबेट, आप टोका टोकी करना चाहती। मैं जजमेंट नहीं दे रही हूँ। अगर मैं जजमेंट देने लग जाऊंगी तो आप मुझे कहेंगे कि आप मीडिया हो या आप कोर्ट हो या आप जज हो। सामने उन्होंने चैलेंज किया था ना। हम सबका फैसला करने वाले, मीडिया चैनल का फैसला करने वाले और राजनीतिक दलों का फैसला करने, राजनीतिक दलों का फैसला करने वाले कौन होते हैं? पब्लिक। और पब्लिक देख रही है, पब्लिक अपना जजमेंट देगी। वो जजमेंट मैं आपके सामने रखूंगी और तथ्य भी चेक करूंगी। इस वक्त मेरी रिसर्च टीम कह रही है वो हरियाणा का जो आपने बात कही है उसको चेक कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, वो चेक कर वापस आएंगे। लेकिन 19 कंपनियां भाग क्यों गई सरेंडर करके लाइसेंस, इसका ब्यौरा आप दर्शकों के देंगे तो मैं रुकती हूं, नहीं तो राउंड 4 पे चाहती हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं जी। नाविका जी 3-4 बार आपको बता चुका, लेकिन आप सुनती नहीं है और इसी से लगता है कि आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर डिबेट करती हैं। ये माफ कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन आपके दर्शक सुन चुके हैं। कई बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं। जब बैजल साहब ने उसमें एक क्लॉज लगाया कि एमसीडी की परमिशन, डीडीए लैंड पे शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस सरेंडर किया। कल तक ये लोग कहते थे गली गली में ठेके खुल गए। बाद में जब हमने कहा भाई 468 ठेके खुले, ठेके पुरानी शराब नीति के तुलना में लगभग 400 कम खुले, तो मैदान छोड़ के भाग गए। इन्होंने ये नहीं बताया कि पीएम केयर्स का हजारों करोड़ विधायकों को खोखा खोखा दे के खरीदने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना के इलाज के लिए आपको पैसा दिया था। आप हजारों करोड़ रुपए जिसका हिसाब नहीं देते, आप महाराष्ट्र में विधायक खरीद रहे हैं, कर्नाटक में खरीद रहे हैं, दिल्ली में खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश में खरीद रहे हैं, अरुणाचल में खरीद रहे हैं, उत्तराखंड में खरीद रहे हैं, गोवा में खरीद रहे हैं। आप इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को चलने पर उतारू हैं। सरकारों को जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। कारण उन्होंने बताए, अब ये कारण आप कन्विंस होंगे कि नहीं ये जरूरी है या कोर्ट कन्विंस होगी कि नहीं ये जरूरी है, पर आप पर भी सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, मैंने आरंभ से ही कहा है मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, तथ्य रखूंगा। 19 कंपनियां, आप यहां 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकती हैं, सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और जितने भी जी हैं, इनके सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज नीति है। इससे करोड़ों करोड़, न जाने कितने करोड़, पता नहीं, इसके प्रॉफिट दिल्ली को होने वाले हैं। और ये एक्साइज पॉलिसी जब लागू हुई थी, ये विड्रॉ होने से पहले, 31 मार्च से पहले, मैं आपको गिनाता हूं, जोन सरेंडर्ड ऑन मार्च 31। जोन नंबर 24 ट्राइडेंट कंपनी ने सरेंडर किया, जोन नंबर 25 पाथवे कंपनी ने सरेंडर किया, जोन नंबर 26 श्री अवंतिका कंपनी ने सरेंडर किया, जोन नंबर 8 अधर्व कंपनी ने सरेंडर किया, जोन सरेंडर्ड ऑन May 31, जोन 1 भगवती कंपनी ने, जोन 3 खाओ गली कंपनी ने, जोन 23 मगुंटा कंपनी ने, जोन 20 ग्लो, जोन 29 यूनिवर्सल, जुलाई 15 को जोन 30 में पॉपुलर स्पिरिट ने सरेंडर किया, जुलाई 31 में 9 जोनों में खाओ गली, मगुंता, नोवा, पाथवे, अवंतिका, यूनिवर्सल, ट्राइडेंट और ऑर्गेनोमिक्स ने सरेंडर किया। मैं तो तथ्य के साथ बैठा हूं। ये सारी कंपनी क्यों सरेंडर कर गई? ये बोल रहे हैं कि बैजल जी ने इनको अलाउ नहीं किया और कहा कि एनओसी लेना पड़ेगा डीडीए।
बैजल जी ने क्या कहा? बैजल जी ने कहा जो रूल है संविधान का, रूल क्या है कि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में दारू के ठेके खुल नहीं सकते, इसको कोई बदल नहीं सकता। यह हिंदुस्तान का संविधान है। बैजल साहब ने 10 महीने पहले बताए थे, 10 महीने तक ये बैठे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। नंबर वन पॉलिसी है ये, इतने करोड़ों का प्रॉफिट होगा। संजय जी तो खुद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, ना जाने कितने, मैं भूल जाऊं कितना करोड़ बोल रहे थे, 3000 करोड़ या ऐसा कुछ बोला था इन्होंने कि इतना का प्रॉफिट होने वाला है। आतसी मारलेना बोल रही थी 9000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, वहां राघव चड्डा बोल रहे थे 13000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ना जाने सबका प्रॉफिट हो रहा था। और जब धरपकड़ हो गई, बैजल साहब खराब थे, बैजल साहब ने मना किया। अरे बैजल साहब के बोलने के 9 महीने तक आप बोल रहे थे प्रॉफिट होने वाला है। मुझे यह बताइए, 19 कंपनियों का नाम लिया है मैंने, ये कंपनियों ने सरेंडर क्यों कर दिया? आपके एक्साइज इसका जवाब वो दे चुके हैं डॉक्टर पात्रा। आप कन्विंस नहीं है तो इस पर मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन राउंड 4 सबसे जरूरी और आखिरी राउंड जो मैं सवाल पूछना चाहती हूं वो ये कि क्या बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि पॉलिसी जिस मुद्दे पर है, इस बात की पूरी तहकीकात सीबीआई करेगी। और मैं बताना चाहती हूं संजय सिंह जी को कि सीबीआई की रेट ऑफ कन्विक्शन 70% है। नोट कर लीजिएगा संजय सिंह जी, अगर ईडी की आप बात कर रहे हैं तो वो अलग है। सीबीआई ने रेड किया था इस मामले में। बोला, आप सीबीआई बोल रही हैं। हाँ, तो आप अपने ही प्रोग्राम में भूल जाती हैं क्या कौन बोल रहा है। मैंने ईडी बोला था, सुनिए पहले वापस करके। आप अपने मैंने यही क्लैरिफाई किया कि ईडी की 0.5 आप बता रहे थे, लेकिन सीबीआई ने छापे डाले थे इस मामले में और सीबीआई की कन्विक्शन रेट 70% के करीब है। तो मैं ये अलग सा तथ्य दे रही हूं आपको। आपने ईडी कहा था, मुझे सुनने में गलती नहीं है, लेकिन आपकी रिवॉल्वर मेरी तरफ बहुत जल्दी निकल जाती है। तो आप जो है पोस्टमैन को मार लें, पीट दें, गोली से उड़ा दें, लेकिन सवाल जवाब तो चलने चाहिए। आप मुझसे इतने परेशान क्यों रहते हैं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन संबित पात्रा जी, ऑपरेशन लोटस संगीन आरोप है। नाविका जी, आप ऑपरेशन लोटस, मैं पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन लोटस हुआ था, आज 4 विधायक आए थे, क्या पैसे ऑफर हुए थे? अरे अभी तो बोले थे संबित जी, अब तो मौका मुझे मिलना चाहिए। नाविका जी, पहले तो नाविका जी मैं पहले तो आपको भी करेक्ट कर दूं और बड़े भाई सांसद संजय सिंह को भी करेक्ट कर दूं। संजय सिंह जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कि जांच ईडी, एनआईए या सीबीआई किसी से भी करा लीजिए। ईडी, एनआईए या सीबीआई तीनों कहा था, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं, सब लिख के रखा हूं मैं। ये तीनों का नाम लिया था, ईडी, सीबीआई और एनआईए, किसी से भी जांच करा दीजिए। तो हो रहा है जांच। आप पहली बार मान रहे हैं कि जांच होना चाहिए, जांच हो रहा है तो रो क्यों रहे हैं? दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस, देखिए नाविका जी, ये वो कंपनी है, मतलब आम आदमी पार्टी, जिनके तो मुखिया ने पहले दिन ही कहा था, जो भी आए रिकॉर्डिंग कर लेना, कुछ छोड़ना मत। तो ये जो 20-20 करोड़ लेके हमारे लोग इनके घर में पहुंचे हुए थे, इतनी सारी बातें कर रहे थे कि देखो तुम आ जाओ, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा, तुमको सीएम बना देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकड़ा कर देंगे, ये 20 करोड़ भी लेके आया हूं, तुमको ऐसा कर देंगे। ये सब अपना भले बच्चे की तरह बैठे हुए थे। हाँ, अच्छा, मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। अच्छा क्यों? ये हमसे मिले हुए थे क्या? इनके सारे एमएलए हमसे मिले हुए थे जो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, नाम तक भी नहीं बताया। कौन वो व्यक्ति था बीजेपी का जो गया था ये झोला लेकर 20 करोड़ रुपए का इनके घर पे, नाम भी नहीं बताया। इनके घर के बाहर तो सबके एमएलए के सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो कितना 2.5 लाख ना पता नहीं कितने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, गली गली, सड़क सड़क, अंधेरी कोने, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। तो हमारे लोग जो गए थे 20-20 करोड़ रुपया लेके यहां पर, तो उसको दिखाया नहीं। निकालो ना सीसीटीवी कैमरा से कि कौन जा रहा है, कौन सा सांसद हमारा जा रहा है 20 करोड़ रुपए लेके। 20 करोड़ रुपए तो छोटे से झुलिया में नहीं आएगी, बड़ा सा बैग होगा एकदम। संजय सिंह जी जवाब निकालो जरा, तथ्य कहां है? आज 4 दिन हो गए, सिसोदिया जी को मैसेज आया था, वो भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब मेरे ख्याल से जी जवाब दे। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले इसको जरा शांति से सुनिएगा जी। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि ईडी की जांच सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही है और ईडी की जांच की एफआईआर की खबर सारे चैनल्स पे चलाई गई कि मनीष सिसोदिया पे दर्ज हो गई है।
कहां से ये सब प्रायोजित होता है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने ईडी का आंकड़ा दिया था, फिर दोहरा दे रहा हूं, 0.5% कन्विक्शन रेट है। अब आ जाते हैं ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन बोगस साबित हो गया। जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ वो सिसोदिया पर फेल हो गया। और सीरियल ऑफेंडर के बारे में आप पूछ रही हैं, कोई सीरियल किलर हो और उसके आरोप के बारे में आप पूछ रही हैं कि उसने हत्या की कि नहीं की। अरे इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार की हत्या की, इन्होंने गोवा के सरकार की हत्या की, इन्होंने अरुणाचल के सरकार की हत्या की, इन्होंने उत्तराखंड के सरकार की हत्या की, इन्होंने मध्य प्रदेश के सरकार की हत्या की। ये पूरे देश में खोखा खोखा खेल रहे हैं, खोखा देके विधायकों को खरीद रहे हैं। भाई साहब, बाकी स्टेट्स में तो सरकारें गिर गई, आपकी सरकार भी नहीं गिरी, आपके पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो दुनिया को कैसे बताएंगे। और 4 जो एमएलए आपके आए थे वो भी कोई तथ्य नहीं दे पाए। नाविका जी, ये अब यही बात है कि आप पूरी बात ही नहीं होने देती हैं, इसीलिए कहता हूं कि पूरी बात होने दिया कीजिए। ऐसे ही आरोप ये लोग लगा रहे थे, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे दिल्ली में हमने विधायक खरीदने की कोशिश नहीं की। दिल्ली में जब हमारे 28 एमएलए थे तो हमारे एक एमएलए दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके इनके नेता का सार्वजनिक कर दिया था। तो चिंता मत करो, आप लोग सीरियल ऑफेंडर हो, सीरियल किलर हो, हर जगह सरकार खरीदना गिराना, खोखा खोखा करना, खोखे का खेल करना, ये आपका धंधा बन गया है। ऐसे ही हास्य कलाकार के तौर पे उस समय भी आप बोल रहे थे कि कहीं हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। दिनेश मोहनिया ने खोला था ना। पुरानी बात है, आज की बात अगर आप कह रहे हैं सस्पेंस के तौर पर समय आएगा तो बताएंगे, तो फिर इंतजार अब जारी है, क्योंकि इस आरोप को लगाए हुए कम से कम 4 दिन तो हो गए। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग, कोई ना कोई टेक्स्ट, व्हाट्सएप मैसेज और आइडेंटिफिकेशन। अरे ये लोग भोले बन जाते हैं नाविका जी, आप भूल गई ये शिंदे के लिए क्या करे थे। अरे नाविका जी 10 सेकंड जरा मैं भी चाहूंगा, 10 सेकंड हम तो जानते ही नहीं शिंदे कौन है। संबित पात्रा जी, आप सीरियल ऑफेंडर है, संजय सिंह जी का कहना है। सीरियल किलर हैं, वो सब बताया इन्होंने। अब मैं जवाब देता हूं, शांति से सुना। देखिए, आज के इस ऐतिहासिक डिबेट में संजय भाई ने केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया, खोखा खोखा, झूठा झूठा। एक भी टेक्निकल प्रश्न का टेक्निकल उत्तर नहीं दिया। दूसरा, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, हम 20 करोड़ दे रहे थे, बैग लेके आपके घर पे आए थे। सीसीटीवी तो अरविंद केजरीवाल ने आप सबके घर के बाहर लगाया हुआ है, प्लीज वो वीडियो दिखा दीजिए। उसको भी खोखा खोखा, धोखा धोखा करके जा रहे हैं। देखिए, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि ये वो लोग हैं जो मनीष सिसोदिया जी को अब टेक्निकली डिफेंड करने में असमर्थ हैं। दूसरी बात है, ये हमें बोल रहे हैं कि हम चिल्ला रहे हैं। याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में पहली बार आए थे, डबल एक्सेल शर्ट पहन के रोज बोलते थे ये सब चोर हैं जी, सबसे बड़ा ये लालू प्रसाद यादव है, शरद पवार है। अब उनके साथ झपियां पपियां हो रही हैं। और जब हम इनसे बोल रहे हैं कि आप लोगों ने गलती की है, तो बोल रहे हैं ये बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, ये सब चोर हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। उस समय ये बड़े पाक साहब मिला है, कौन नहीं, ये देखने की बात है। लेकिन सीबीआई की जांच को लेकर राजनीतिक लड़ाई अब पटना तक पहुंच गई है। जिस दिन बिहार की महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, उसी दिन सीबीआई में रेलवे कांड में लैंड फॉर जॉब स्कैम पर एक्टिव हो गई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, आरजेडी सांसद अशफाक करीम, आरजेडी सांसद फैयाज अहमद समेत लालू परिवार के करीबियों पर सीबीआई ने आज सुबह रेड कर दी। गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल में आज रेड पड़ी, वहां व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन में छापेमारी की गई। इसका कनेक्शन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बताया जाता है, लेकिन उन्होंने इस पूरे आरोप को बिल्कुल डिनाई कर दिया है, खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी का यह मामला यूपीए 1 के समय का है, यानी 2004 से 2009, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। मई 2022 में सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। 2017 में
टाइम्स नाउ पर मैंने इस लैंड फॉर जॉब स्कैम का खुलासा किया था 5 साल पहले। मैंने एक एक कर घोटाले की परतें खोली थी। रेल मंत्री रहने के दौरान लालू के ओएसडी रहे भोला यादव इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार हैं। तो इस पूरे घोटाले में आज जब सीबीआई ने छापे किए हैं, उधर ईडी ने माइनिंग के छापे किए हैं हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर पर, जहां ये AK-47 राइफल्स पाई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप याद करें तो पिछले ही महीने बल्कि कुछ 2 हफ्ते पहले ही पार्थ चैटर्जी के घर पर भी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर 50 करोड़ से अधिक का कैश मिला था। तो अब एक नारा निकल आया है और नारे में कहा जाता है कि बीजेपी के 3 भाई IT, ED, CBI, ये पूरा आरोप है बीजेपी पे। और इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु सेन, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी पूर्व मंत्री हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं JDU के। शांतनु सेन जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, कहीं रेड में पैसे निकल रहे हैं, कहीं AK-47 और कहीं जमीन का घोटाला। आज का नहीं, 5 साल का पुराना ये केस चला आ रहा है। क्या आपका कहना है कि इन घोटालों की जांच नहीं होनी चाहिए, या आप कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक इत्तेफाक है जिससे बीजेपी जब सरकार कोई और बनाता है तो उसमें सक्रिय हो जाती है? आपका जवाब देने का पहले तो हम ये बोलने चाहूंगे कि आपका टीवी प्रोग्राम में जब कोई गेस्ट को टाइम दिया जाता है तो एक्चुअल टाइम देने के लिए भूलिएगा। हमको 8:30 बजे टाइम माफ कीजिएगा, वो टाइम हो संजय सिंह जी की और संबित पात्रा जी की बहस थोड़ी लंबी हो गई, तो माफी चाहती हूँ आपसे और हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, क्योंकि टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। और नहीं, ठीक है। अभी आपका सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आप जिस चीज का बोला है, हम चाहते हैं कि सबका जांच हो। इसका साथ हम ये भी चाहते हैं कि बंगाल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको पैसा लेते हुए देखा गया मीडिया में, जिसका नाम CBI का FIR में है, उसका भी जांच हो। इसका साथ हम ये भी चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का चीफ मिनिस्टर है, जिसका नाम करोड़ों रुपया का घोटाले में एक्यूज्ड है, उसका भी जांच हो। इसका साथ हम ये भी चाहते हैं कि झारखंड में सरकार खरीदने के लिए जो पैसा लेन देन हो रहा था, जो बंगाल का पुलिस पकड़ लिया, उसका भी CBI जांच हो। इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि शारदा का सुदीप्तो सेन जेल में बैठे बैठे लिख के दिया कोर्ट को हम इसको पैसा दिया, उसका भी जांच हो। हम लोग चाहते हैं सबका जांच हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि CBI जो 1963 में फॉर्मेशन हुआ था और ED जो 1956 में फॉर्मेशन हुआ था, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारा देश का आम जनता ऐसा नहीं देखा कि ED और CBI को एक पॉलिटिकल टूल के जैसे यूज किया जा रहा है। आज बिहार का आस्था वोट है, आज बिहार में रेड हो रहा है, तमिलनाडु में रेड हो रहा है। हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जिस दिन त्रिपुरा में जा रहा है, उस दिन उसको रेड हो रहा है। बंगाल को खरीद नहीं सकता है, बंगाल को डरा नहीं सकता, इसलिए बंगाल में रेड हो रहा है। ये लोग ये देश में पहले बार कभी नहीं हुआ है। ED और CBI को और इनकम टैक्स को पॉलिटिकल टूल जैसा यूज कभी नहीं किया है। ये पूरा देश को अभी मालूम हो गया, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में 20 पॉलिटिकल एलाई, आई रिपीट 20 पॉलिटिकल एलाइज ऑफ NDA, they have left BJP, so they are left with 2 most trustworthy allies, that is ED and CBI. That is the ground reality of the day. आपने एक कम कर दिया। आज का नारा था बीजेपी के 3 भाई IT, ED, CBI। तो डॉक्टर संबित पात्रा जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बिहार में ये मामला 2017 में टाइम्स नाउ पर मैंने खुद ये पूरा लैंड घोटाला लालू जी का जो है इस पर पूरा डिटेल दिखाया था। 5 साल बाद आज ही का दिन, जिस दिन ट्रस्ट वोट है, उस दिन बीजेपी को समय मिला और लोग कहेंगे बीजेपी क्योंकि सरकार आपकी है। क्या उसी दिन CBI के छापेमारी होनी थी? क्या ये एक छोटे दिल का प्रदर्शन नहीं देता?
नहीं नाविका जी, आश्चर्य का विषय है। मतलब भ्रष्टाचार का जांच करना छोटे दिल का प्रदर्शन कब से हो जाएगा? पहली बात तो है, मैं सुबह से कई चैनलों पे डिबेट देख रहा हूं और आपके यहां भी अभी सुन रहा हूं। जो कंटेंशन है ऑपोजिशन का, वो दो तरह का है। नंबर एक कंटेंशन है, चलो हमारे ऊपर तो रेड हो गया, मगर ये XYZ ये इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? ये तो बड़ा स्कूल बॉयज आर्ग्यूमेंट है। मतलब ये मान रहे हैं कि ठीक है, पार्थो चटर्जी ने भ्रष्टाचार किया, उसके घर से इतने पैसे निकले, ये सब ठीक है, मगर XYZ खाली क्यों घूम रहे हैं, इनको भी पकड़ो। ये अगर आपको लगता है XYZ ने घोटाला किया है, लिख के दीजिए ना, आप कोर्ट में जाके केस करिए। आपको लगता है हम XYZ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके इस विषय को रखिए। कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेके इस पूरे विषय को तत्वावधान में लेगी, जैसे नेशनल हेराल्ड का हमने किया था, ले लेगी अगर वो भ्रष्टाचारी होंगे तो। नंबर एक। नंबर दो, बिहार में क्यों आज के दिन हुआ? देखिए नाविका जी, आपने खुद कहा कि इस केस को आप अच्छे से हैंडल कर रही थी, पूरे केस के मैं नहीं हैंडल कर रही थी, मैं एक्सपोज कर रही थी। किया हुआ है, आज का केस नहीं है। एक्सपोज कर रही थी, हैंडल इन द सेंस न्यूज मीडिया में हैंडल कर रही थी। ऑफ कोर्स आप कोई CBI और ईडी की तरफ से हैंडल नहीं कर रही थी, आप न्यूज माध्यम से हैंडल कर रही थी, अर्थात उसको रिपोर्ट कर रही थी, उसके निटी-ग्रिटी को सामने ला रही थी। तो स्वाभाविक है कोई आज का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है, इसमें मेरिट है। और आज सिर्फ कंटेंशन इतना है कि आज के दिन क्यों मुहूर्त निकाला, ये 4 दिन पहले क्यों नहीं कर दिया? 4 दिन पहले करते तो बोलते कि अच्छा झुमरी तलैया में सरपंच का इलेक्शन है, उससे 4 दिन पहले करते तो बोलते अच्छा ये पंचायत का चुनाव चल रहा था अभी क्यों कर दिया, उससे 5 दिन पहले करते तो बोलते हरियाणा में जो है डायरेक्टर का चुनाव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सब मिले हुए हैं। मतलब इंडिया में तो 12 महीनों में 13 त्योहार होता रहता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल फंक्शन चलता ही रहता है। तो उसका अर्थ है कि ये ईडी CBI जितने हैं, ये सब अपना दुकान बंद करके बैठे रहे और पंडित जी को बैठा के रखे, पंडित जी मुहूर्त निकालिएगा जरा, किस दिन हमें जाके वहां पे रेड करना है। ऐसे होता है क्या? और आपने कहा कि भ्रष्टाचार ने, आपने कहा क्या, IT, ED और CBI ये हमारे भाई हैं। शुक्र है ये IT, ED और CBI हमारे भाई हैं, कम से कम घोटाला, भ्रष्टाचार और लूट ये हमारे सगे तो नहीं है ना। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के साथ तो खड़े हैं। संविधान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो हैं, उनको बिना इंटरफियर किए हुए काम करने देना ये कोई गलती नहीं है। मगर गर्व के साथ कहता हूं, आज कोई नहीं कह रहा है कि लूट, भ्रष्टाचार और घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं। ये किसके भाई हैं? भतीजे हैं? फातमी जी जवाब दीजिए। वैसे पात्रा जी, मैंने नहीं कहा, ये नारा विपक्ष का नारा है, लेकिन फातमी जी जवाब दीजिए। 2017 में तो ये सवाल आप भी पूछ रहे थे यादव परिवार से, अब आज आपको नहीं पूछना, आपका मुहूर्त अलग हो गया है तो अलग बात है, लेकिन संबित पात्रा जी कह रहे हैं ये सवाल तो आपको भी पूछना था और इसके जवाब चाहिए थे। आपका दिल बदल गया, उनका नहीं बदला है, अब इसमें क्या गुनाह है? नहीं मैडम, सबसे पहले आपको मेरा पास्ट बहुत कम मालूम है। मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल ही में था, अभी मैं 2019 के बाद जनता दल यू में आया हूं। तो ठीक है, जब आप 2017 में RJD में थे तो आपको ये सवाल नहीं पूछना था, तब नीतीश जी की पार्टी पूछ रही थी। आप सुनिएगा नहीं, आप सवाल किया है तो उसका जवाब सुन लें मैडम। ये संबित पात्रा साहब का तो जन्म भी नहीं हुआ था राजनीति में, ये तब की बात है। आप बताओ कितने दिन हुए वो जो आप कह रही हैं कि जॉब के बदले में पैसे लिए गए, आज तक कोई सबूत उसका मिला? कितने साल हो गए? मुझे सब मालूम है, मैं उस सरकार में मैं मंत्री था, समझिए ना। तो मुझे समझाने की कोशिश नहीं करें संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी जरा ध्यान रखिएगा, आप नए नए राजनीति में आए हैं, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, CBI हो, ED हो या इनकम टैक्स हो, ये सब भारत सरकार का वो अमला है, ये लोग हैं जो सही माने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चीज़ों पे निगाह रखते हैं और एक्शन लेते हैं। बात वहाँ बुरी लगती है जो संजय सिंह जी ने कहा कि जब आप अपने को बचाते हैं। आज ये महसूस हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आपकी पार्टी तो बच जाए, आपके जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो बच जाएं, लेकिन
जहां पर भी आपको सियासी फायदा लेना हो, इन चीजों का इस्तेमाल करें। ये हम नहीं बोल रहे, आप पूरे सर्वे करा लो पूरे देश के अंदर कि आपने किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें की हैं, सबको मालूम है। और खरीद फरोख्त, पैसे का इस्तेमाल, खोखा, आप खोखे पे प्रॉब्लम है आपको, वो तो कर रहे हैं आप। आपको आज बताओ एक चीज, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रही है सरकार और आप सुबह सवेरे मार दे रहे हो, क्या फायदा? इससे क्या मिलने वाला है आपको? संबित पात्रा जी, समय कम है, 30 सेकंड आपसे सवाल पूछा गया, इसीलिए जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड का समय है। यकीन मान लो आप अपना नुकसान कर रहे हो, इससे फायदा नहीं होना। आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान। मेरा जन्म तो चारा घोटाले के समय भी नहीं हुआ था। देखिए नाविका जी, मेरा जन्म तो जब मुर्गा मुर्गी गाय बकरी किसी का भी चारा नहीं छोड़ा गया था, उस समय भी मेरा जन्म नहीं हुआ होगा। मगर वो केस भी 20 साल चला, तब जाके लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। तो हिंदुस्तान में न्याय प्रणाली का एक समय सीमा होता है, एक डेमोक्रेटिकली एक लंबे अवधि के बाद ही जाके जेल होता है। कोई आज पकड़ लो कल जेल में डाल दो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मगर मैंने पढ़ा तो है ये सब कैसे चारा घोटाला हुआ था। दूसरी बात क्यों घोटालेबाज तो है, अभी तक तो काहे नहीं बात करे घोटाला का, क्यों नहीं बात करे घोटाला का? और दूसरा है, ये महाराष्ट्र की बात तो नवाब मलिक को भी बचाने आए थे, ये तो अनिल देशमुख को भी बचा रहे थे। बिल्कुल, और वो जेल में है। शांतनु सेन जी, 30 सेकंड आपको भी दूंगी, क्योंकि आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतनु सेन जी, अगर घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, समय लगा था, बल्कि 20 साल आप कह रहे हैं, शायद 30-33 साल लगे थे। तो शांतनु सेन जी, प्रक्रिया तो लंबी है। नविका जी, करप्शन का जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का वाइस चांसलर है भारतीय जनता पार्टी। वो लोग अगर ये बोले तो हम अगर पूछना शुरू करें तो विजय माल्या का 7,500 करोड़ का घोटाला से लेकर नीरव मोदी का 7,000 करोड़ का घोटाला से लेकर बोलना लग दे, क्या बोलना शुरू कर दे। अभी नीरव मोदी ऊपर बाहर जाके क्या बोला कि 13,000 करोड़ में हमको सिर्फ 30% मिला था, बाकी 70%, बाकी 70% बीजेपी को देना पड़ा। बीजेपी का मुंह से ये बात शोभा। अरे आप चुप रहिए ना, चोरों का राजा, चुप रहिए। आपका टाइम में बोला नहीं होगा, मन से बोलिए। पार्लियामेंट में भी बोलने नहीं देंगे, डिबेट में भी बोलने नहीं देंगे। राजा आप होंगे, घर से निकल रहे हैं माउंट एवरेस्ट का पैसा, और दूसरों को वाइस चांसलर ऑफ करप्शन का राजा सरदार बैठे रहिए। इतना पैसा निकला, इतना पहाड़ बोल के बोलने नहीं देंगे क्या? मनी आप बोलने नहीं देंगे, मनी एंकर का फेवर मिल रहा है। बहुत दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन समय कम है। आरोप पर आरोप का जवाब आरोप, लेकिन जनता इसमें क्या कहां है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। ऐसे में जांच एजेंसियों की रेड विपक्ष को राजनीतिक नुकसान तो जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सांच को आंच नहीं होती। तो अगर सब सच्चे हैं विपक्ष में, तो उन्हें रेड से डरने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जनता चाहती है कि दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द हो, क्योंकि राजनीतिक अटकलों पर देश नहीं चलता। देश को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, पढ़ाई। इन मुद्दों पर बहस, इन मुद्दों पर गवर्नेंस, ये जरूरी है, और दोनों पक्षों को ये दिल में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।